हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टुडेज हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज डेट है 24 जुलाई 2023 और चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। देखिए, पहला एडिटोरियल जो है इकोनॉमी से रिलेटेड है। इंडिया की जो 1991 से पहले की कंडीशन थी वो इकोनॉमिकली बहुत ही डेट्रॉइट होती जा रही थी। ठीक है, तो इंडिया की जो एक्सपोर्ट की वैल्यू थी वो बहुत कम हो चुकी थी, साथ ही साथ में इंपोर्ट भी बहुत कम हो चुका था। तो इकोनॉमी एक तरह से पूरी तरह से स्टैग्नेट हो चुकी थी और हमें पता है कि 1991 से पहले जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी। लेकिन 1991 के बाद जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हुई, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए, जिसकी मदद से इंडिया में जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो काफ़ी इम्प्रूव हुई, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स था वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो गया, जो कि 2018 में 323 बिलियन पहुंच गया। और साथ ही साथ में इंपोर्ट भी बढ़े। देखिए, इंपोर्ट बढ़ने का कारण और एक्सपोर्ट बढ़ने के कारण दोनों ही डिफरेंट और इंटरकनेक्टेड है। देखिए, इंपोर्ट अगर बढ़ता है तो इसका मतलब आपका जो इकोनॉमी है वहाँ का डिमांड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, यानी कि अगर पीपल की इनकम जनरेट होगी तभी पीपल स्पेंड करेंगे। पीपल स्पेंड करेंगे तो प्रोडक्ट की डिमांड नेचुरली बढ़ेगी। जो इंडिया की लास्ट ईयर आउटबाउंड शिपमेंट थी गुड्स की वो 450 बिलियन थी, लेकिन अभी जो रिसेंट की जो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स के आंकड़े आए हैं उसमें ये बताया कि जो इंडिया का जो ट्रेड है वो 15.1% से जो है डाउनफॉल हुआ है उसमें। और साथ ही साथ में अगर ईयर ऑन ईयर इसकी डिग्रोथ देखें तो वो 22% है। और ये ग्रोथ हमें एक कोविड के टाइम पे देखने को मिली थी। तो काफ़ी लो हो चुका है इंडिया का जो है एक्सपोर्ट का पैरामीटर। यहाँ पे एक और बात भी की जा रही है कि जो इंडिया के इंपोर्ट के बिल हैं वो भी डिक्रीज हुए हैं। तो देखिए, अगर आप इंडिया में 100 रुपए की चीज़ मंगवाते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं, तो ये 100 रुपए की चीज़ जो है रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम जो है 200 रुपए की मिल रही थी। सो मैं आपको ये एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस कमोडिटी के प्राइस जो है दोबारा से डाउन आए हैं, तो इसीलिए जो है यहाँ कह रहे हैं कि जो इंपोर्ट का बिल है वो कम हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बट यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि जो नॉन गोल्ड नॉन ऑयल इंपोर्ट है उसका भी वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो है 2% से 16% गिरा है। तो ये गिरने की वजह डोमेस्टिक डिमांड की कमी बताई जा रही है। तो देखो, इंडिया में जो है सबसे बड़ा सेक्टर जो है सर्विस का सेक्टर है, और यहाँ पे सर्विस सेक्टर में भी जो आईटी मेजर है उसमें भी जो है डी ग्रोथ बताई जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो ग्लोबल डिमांड है उसका जो है ओवरऑल इम्पैक्ट रहता है इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्टर पे। लेकिन यहाँ एक और चीज़ भी बताई हुई है कि जो आपने यूएस हैं, यूके हैं, यहाँ की जो बैंक्स हैं, फेडरल बैंक्स हैं, यहाँ पे अब इन्होंने रेट हाइक करना स्टॉप कर दिया है। ठीक है, जब आपका जो भी बैंक होता है, फेडरल बैंक जब रेट हाइक करता है तो वहाँ पे जो है मनी को ये शक कर लेता है। तो जब मनी मार्केट में नहीं रहेगा तो वहाँ का जो है इन्वेस्टमेंट कम होगी, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो उस पर प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पे एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो डिमांड कम हो जाएगी। तो सिमिलरली यूएस और यूके और बहुत से फेडरल बैंक ने ये डिसीजन अभी लिया है कि जो है इनके इंटरेस्ट रेट जो हैं वो हाइक नहीं होंगे, और मे बी नियर फ्यूचर ये डाउन हो जाए। तो जब इंटरेस्ट रेट आपके फेडरल बैंक के डाउन होते हैं तो आपका जो है लिक्विडिटी बढ़ती है। तो लिक्विडिटी जो है बढ़ती है, लिक्विडिटी बढ़ने से इन्वेस्टमेंट आती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ती है, दैट लीड्स टू डिमांड। तो इंडिया को अपने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पे यहाँ पे कह रहे हैं कि फोकस करना चाहिए, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। और अपनी जो पॉलिसीज हैं, एक्सटर्नल पॉलिसीज जो हैं उनको भी इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे वियतनाम में कोई सेपरेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं चाहता है, बहुत से इंटरनेशनल ब्रांड जो हैं वियतनाम में प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और
जो भी ग्लोबल मार्केट है उसके जो है ट्रेंड्स को एनालाइज करके उनका बेनिफिट उठाना चाहिए इंडिया को। तो ये इस आर्टिकल में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल भी आपका इकोनॉमी से रिलेटेड है, लेकिन ये इंटरनेशनल डायमेंशन है इसमें, तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के ऊपर है ये। यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंडिया को वर्ल्ड पावर पे फोकस, बीइंग अ वर्ल्ड पावर, फोकस करना चाहिए या जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं उन पे फोकस करना चाहिए। देखिए इंडिया का जो है 1970 में ऑयल क्राइसिस हो चुका था, ठीक है। इससे जो है बहुत ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया और फिस्कल डेफिसिट 9.4% तक पहुंच गया, और इसलिए इंडिया को जो है आईएमएफ से लोन लेना पड़ा, और जिसकी वजह से जो है फॉरेन डेब्ट बढ़ गया। फॉरेन डेब्ट बढ़ने से इंडिया को अपना गोल्ड जो है प्लेज करना पड़ा था। तो इंडिया की जो सिचुएशन थी इन 1970s 1980s वाज वेरी बैड। इंडिया की डोमेस्टिक सिचुएशन जो थी वो काफ़ी ख़राब थी, इंडिया की डोमेस्टिक सिचुएशन। और इंडिया को एक्सटर्नल फोर्सेस का भी बहुत बड़ा दबाव था उस टाइम इंडो पाक वॉर का भी इशू था, ठीक है। इंडिया का जो रिलायबल पार्टनर था रशिया, उसका भी एम्पायर गिर चुका था, और साथ ही साथ में यूएस के भी काफ़ी थ्रेट्स आ रहे थे, बिकॉज उस टाइम न्यूक्लियर ट्रायल चल रहे थे इंडिया में, जिसका यूएस काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहा था, ठीक है। लेकिन आज की डेट के अगर आज की डेट उस टाइम को देखें 1960 1970 को, या और आज की डेट को देखें, तो इंडिया के जो है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स में काफ़ी बड़ा चेंज आया है, ठीक है। अगर हम एक्सटर्नली बात करें इंडिया की, तो इंडिया आज एक फिफ्थ लार्जेस्ट जीडीपी है वर्ल्ड की। 1970 से इंडिया ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है, और इंडिया इज़ नाउ फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड एज पर वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इंडिया की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो भी इंडिया 5वें नंबर पे है अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग देखा जाए। और साथ ही साथ में हम इंडिया की सिग्निफिकेंस ऐसे भी समझ सकते हैं, जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसमें बहुत से वेस्टर्न पावर्स, वेस्टर्न कंट्रीज चाहती हैं कि इंडिया उनकी साइड ले, जबकि रशिया चाहता है कि इंडिया उनकी साइड ले। तो इंडिया की जो है पावर काफ़ी ड्रामेटिकली इंक्रीज हो चुकी है करंट सिनारियो में, अगर हम ग्लोबल स्टेज की बात करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि क्या जीडीपी बढ़ने से और क्या मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मिलिट्री प्रोग्रेस करने से इंडिया में इनइक्वालिटी और पॉवर्टी जो है रिड्यूस होगी? अभी भी, क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल लिव इन पॉवर्टी, बीपीएल, बहुत से मल्टी डायमेंशनल पुअर हैं इंडिया में, गवर्नेंस के इशू हैं इंडिया में। तो क्या ये इम्पैक्ट होंगे? तो शायद बांग्लादेश, यहाँ पे देखिए इंडिया से ज़्यादा बांग्लादेश की जो है पर कैपिटा इनकम है। हालांकि जो इंडिया की जीडीपी की स्टैंड है वर्ल्ड वाइड वो 40th रैंक पे आती है, इंडिया इज ऑन द 5th रैंक, बट स्टिल इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो बांग्लादेश से कम है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जितना बड़ा नेशन हो जाए जीडीपी वाइज, क्या जीडीपी ज़्यादा होने से उसकी पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी कम होती है? बिल्कुल नहीं। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी को कम करने के लिए हमें चाहिए होता है पॉलिसीज, हमें चाहिए होती हैं गवर्नमेंट सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, डेटा। विदाउट इट हम पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी को टारगेट नहीं कर सकते हैं। तो इंडिया के पास बहुत से इंटरनल चैलेंज है, पॉवर्टी इनइक्वालिटी इनमें से एक है, गवर्नेंस का इशू बहुत है, करप्शन का इशू है, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज बहुत ज़्यादा है इंडिया में। तो इंडिया को इम्पोर्टेंट है कि नेशनल इशू पे भी फोकस करना चाहिए। तो क्या इंडिया को रिफ्रेन करना चाहिए ग्लोबल पावर बनने से और उसको फोकस करना चाहिए डोमेस्टिक सेक्टर पे? तो देखिए इस तरह से काम नहीं हो सकता है। जो इंडिया, देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद जो है वो काफ़ी चीज़ें इंटरलिंक हो चुकी हैं, और एक नेशन का जो है फ्यूचर दूसरे नेशन के इकोनॉमिक फ्यूचर से जो है इंटरडिपेंडेंट हो चुका है। तो इससे इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि इंडिया को साथ साथ में इन दोनों चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल स्टेज पे भी इंडिया काफ़ी बहुत पावर प्रोग्रेस करता है, और इंडिया को इस तरह से ग्लोबल डिसीजन लेने चाहिए जो कि इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को भी सपोर्ट करें, जैसे जो उसके नेशनल पॉलिसीज़ को कॉम्प्लीमेंट करें, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की बात हो, वर्ल्ड ट्रेड की बात हो, या नॉन प्रोलिफरेशन की बात हो। क्लाइमेट चेंज में देखिए इंडिया ग्लोबल साउथ की बात करता है, और हिस्टोरिक इनजस्टिस की बात करता है। देखिए हिस्टोरिक इनजस्टिस क्या है?
कि जो करंट डेवलपिंग इकोनॉमी है उनका कंट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस गैस में इतना नहीं है जितना जो है डेवलप्ड नेशन का है। नॉन प्रोलिफरेशन की बात हो तो इस तरह से ग्लोबल इश्यूज में इंडिया को ऐसे कदम उठाने चाहिए जो कि उसको डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म पे भी हेल्प करें। तो ये थे आज के 2 एडिटोरियल। चलिए अब क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखिए आपको अरेंज करने हैं इन हिल्स को फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इनमें से कौन सी डिजीज की प्रिवेंट करने के लिए हम बेडाक्विलाइन यूज करते हैं ड्रग को? अभी रिसेंटली ये न्यूज पे था WHO की। ठीक है, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब? ठीक है, ये भी न्यूज में है। तो आप इन क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इन क्वेश्चन को हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज शेयर करिए वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी।